अगर गुड़ का प्रसाद चढ़ाते हैं तो सबको बांट, जैसे कि गुड़ चढ़ाया या कोई वो जो गांव में साकर आते हैं ना, जिसको क्या बोलते हैं, मिश्री, मिश्री मकराने वगैरह अगर चढ़ाए तब तो वो सबको बांटते हैं। पता चला कि कोई मावा या ऐसा प्रसाद चढ़ाएगा तो वो देवताओं के चौथाई रखी, चौथाई समझ ना, चौथाई वो रखने के बाद में पैकेट को रखा और सीधा घर पे आके खोलेंगे उसको। इसमें भी देखो स्वार्थ है। चूरमा बाटी अगर प्रसाद बनाया तो कम लोगों को बांटेंगे, और कोई दूसरा नॉर्मल वाला हलवा हलवा बनाए तो रास्ते मार ले प्रसाद ले प्रसाद ले प्रसाद, बाकी चुपचाप चुपचाप आ जाता है। ये सब मुझे इसलिए पता है, ये सब काम किए हुए मेरे सही नहीं है, सब करते हैं इसलिए तो मुझे पता है। चलो आगे बोलो। डीजे नाइट इन पंजाब, डीजे नाइट इन पंजाब, पूसा ड्वार्फ, पूसा जायंट, पूसा नन्हा, पंजाब स्वीट, ये सभी डायोसिस किस्में हैं पपीता की। गायनो डायोसिस किस्में को 3, को 2 इंटू सनराइज सोलो, अर्का सूर्या, सनराइज सोलो इंटू पिंक फ्लेश स्वीट, अर्का प्रभात, अर्का सूर्या इंटू ताइनुंग 1, को 7, कुर्ग हनी ड्यू इंटू सीपी 85, रेड लेडी, ताइवान, पूसा मेजेस्टी, पूसा डिलीशियस, सन अप एंड रेनबो, ट्रांसजेनिक। ठीक है, अब चले आगे। अब आप लोगों को लिखना है, मैं कह रहा हूं वैसे। अब एक पॉइंट लिखो नीचे, ये वैरायटी वगैरह तो बंद कर दिया आप लोगों ने। अब एक पॉइंट लिखो, लिखो बीजों पर चिकनी परत, पपीता के बीजों पर चिकनी परत, पर चिकनी परत। चिकनी परत को कहते हैं जिलेटिनस लेयर, जिलेटिनस, जिलेटिनस लेयर, एनयूएस लिख दो बोले, जिलेटिनस, जिलेटिनस लेयर। जिलेटिन की परत पाई जाती है, उसको सार्कोटेस्टा कहते हैं, सार्कोटेस्टा। जिलेटिनस लेयर को बोला जाता है सार्कोटेस्टा। पपीता के बीजों पर जो जिलेटिनस लेयर पाई जाती है उसको लिखो आगे पर परागण। पपीता में कौन सा परागण होता है? पर परागण होता है हवा द्वारा, हवा द्वारा। पपीता का प्रवर्धन होता है बीजों से, ये भी बताना पड़ रहा है देखो, क्योंकि कई लोग क्या फिर गड़बड़ कर देंगे। पपीता का प्रवर्धन किससे होता है? बीज द्वारा होता है, ऐसा हमें पता है। तो यहां तक हमने कुछ चीजें पढ़ ली। चले आएंगे गाइस। अब लिखेंगे पेपेन। अब थोड़ी सी बातें हम पेपेन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। डन। अब लिखो पेपेन। ओके बेटा, गुड। अब हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उसको बोलते हैं पेपेन। पेपेन के बारे में कुछ बातें मैं बता रहा हूं, उनको ध्यान में रखते हुए समझना है पहले तो फटाफट से, और उसके बाद में आपको जो बता रहा हूं वैसे लिखना है। पहले इधर देखेंगे, सब इधर देखो। पपीता का जो पौधा होता है बेटा, उस पौधे के ऊपर जब फल लगभग लगभग परिपक्व हो जाते हैं, यानी कि रहते तो है परिपक्व लेकिन 3/4 परिपक्व हो जाते हैं, उस समय उसके ऊपर हम हल्का सा चीरा लगाते हैं। अफीम में लगाते हैं वैसे, पहले एक साइड में चीरा लगाते हैं, फिर एक साइड में लगाते हैं, ऐसे एक एक दिन के गैप में लगाते हैं। तो इससे हम पेपेन को इकट्ठा कर लेते हैं। नीचे कुछ भी ऐसे बिछा देते हैं तो पेपेन नीचे गिरता रहता है, तो इकट्ठा हो जाता है। अब हमने इसमें से जो दूध निकल रहा है ना, जो जो दूध निम्मा लेटेक्स निकल रहा है, मिलके लेटेक्स, उसे हम पेपेन कह रहे हैं। अब ये जो पेपेन है, इस पेपेन, ये जैसे हमने पेपेन को इकट्ठा कर लिया, कई लोग किसान करते हैं आपको, पपीता के फलों के ऊपर चीरा लगाते हैं लगभग 3 mm गहरा। कितना लगाते हैं? ठीक है, सुबह के टाइम पे लगाते हैं 6 से 9 बजे। सुबह 6 से 9 बजे हम चीरा लगाते हैं, क्योंकि धूप में क्वालिटी खराब हो जाती है।
तो ये जो दूध आपने निकल के इकट्ठा कर लिया इसमें से लेटेक्स, इस लेटेक्स को कई दिनों तक खराब होने से बचाने के लिए हम इसमें जो है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? लगभग 350 ppm कितना मिलाते हैं? ठीक है, और इसको सुखा देते हैं। क्या करते हैं गाइस? इसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद में थैलियों में पैक कर लेते हैं। सुखाने के लिए तापमान जनरली रहता है 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रहता है गाइस? बस। अब कुछ ऐसी किस्में हैं, कुछ ऐसी किस्में हैं गाइस जिनसे सर्वाधिक पेपेन की प्राप्ति होती है। तो सर्वाधिक पेपेन जिन किस्मों से प्राप्त होता है उनमें पहली वैरायटी है को5। क्या है? इसके अलावा और भी है पूसा, मेजेस्टी वगैरह। पूसा, प्रश्न आएगा ये सबसे ज्यादा पेपेन की प्राप्ति कौन सी किस्म से होती है? तो को5। लगभग 1500-1600 किलोग्राम प्रति 1 हेक्टर में जो है इससे को5 से निकल सकता है। इसके अलावा कौन सा परिरक्षक पदार्थ मिलाते हैं? तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। कितना मिलाते हैं? तो 350 ppm। मेन चीजें तो आपकी ये हो गई। अब उत्पादन कितना होता है एक जनरल नॉलेज के तौर पर? तो लगभग 200 से 250 ग्राम प्रति पौधा पर प्लांट के ऊपर आपको कितना मिल जाएगा? 200-250 ग्राम। ये कोई नई बात नहीं। प्रश्न आएगा कि पेपेन के अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो एक तो इसमें होता है एंजाइम। क्या होता है गाइस? बताओ कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन। प्रश्न आता है पपीता के लेटेक्स में कौन सा एंजाइम होता है? तो क्वेश्चन आएगा कि इसमें प्रोटीन कितना होता है, मतलब हाउ मच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन पेपेन? 72.2%। कितना परसेंट? ऐसा कहते हैं औसतन 72.2% प्रोटीन की मात्रा इस पेप्सिन, इसमें पेपेन के अंदर पाई जाती। क्या उपयोग है इसका? तो मीट को मुलायम करने के लिए, चमड़ा उद्योग में, च्युइंगम बना, चिंगम चिंगम स्टार यू नो चिंगम, तो च्युइंगम खाते हैं ना, वो च्युइंगम बनाने में काम में आता है, और भी कई प्रकार की दवाइयां बनाने के काम में आता है। अब मैं रिपीट कर रहा हूं वापस। पेपेन क्या है? पेपेन पपीता के लगभग अपरिपक्व फल या 3/4 परिपक्व फलों के ऊपर चीरा लगा के जो मिल्की लेटेक्स निकालते हैं, जो सफेद दूध नुमा लेटेक्स निकालते हैं, उसको पेपेन कहते हैं। चीरे की गहराई कितनी रखते हैं? लगभग 3 mm। हल्का सा कट लगाते हैं ऊपर, और सुबह के टाइम पे लगाते हैं। उसमें कौन सा परिरक्षक मिलाते हैं? पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। सुखाने का तापमान क्या है? 50। ठीक है, और उसमें कौन सा है? एंजाइम पेप्सिन। प्रोटीन कितना है? तो ये है सबसे ज्यादा पेपेन को5 ये है। और उसके उपयोग क्या है जो मैंने अभी आपको बताया वो हम लोग लिख लेंगे। पेपेन लगाने से फलों की गुणवत्ता अंदर से खराब नहीं होती, लेकिन ऊपर से उनका अपीरियंस खराब हो जाता है, उनका दिखावटी जो है पन वो खत्म हो जाता है। जैसे कोई फल दिखता बड़ा सुंदर है तो उस फ्रूट को हर कोई खरीदता है। अपने हिंदुस्तान में ऐसे ही होता है कि अच्छी चीज दिख रही है तो उसको खरीदते हैं, उसमें गुण क्या है उससे कोई लेना देना नहीं। तो इसमें भी यही होता है। लेकिन फिर क्या करते हैं, इसे टूटी फ्रूटी बना लेते हैं, कोई और दूसरी चीजें बनाने के काम में ले लेते हैं जनरली। वैसे मार्केट में बिक जाता है लेकिन अपने यहाँ कम बिकता है, विदेशों में बिक जाता है। तो प्रोसेस करने के काम में या दूसरे काम ले सकते हैं। पेपेन लिखो और उसके आगे लाइन लिखो, एकदम सिस्टम से मैं कह रहा हूं वैसे लिखोगे। लाइन लिखो, लिखो 3/4 परिपक्व, 3/4, 3/4 परिपक्व मतलब पूरा पका नहीं है अभी। 3/4 परिपक्व, 3/4 परिपक्व फलों से प्राप्त, फलों से प्राप्त लेटेक्स, फलों से प्राप्त लेटेक्स, 3/4 परिपक्व फलों से प्राप्त लेटेक्स, लेटेक्स। ओके, अब ये तो लिख लिया हमने। लेटेक्स का मतलब जो दूध निकलता है पपीता, वो हम सब जानते हैं, नई बात तो है नहीं। प्रश्न आएगा पेपेन किसके फलों से प्राप्त किया? अभी एक डबल में प्रश्न भी है उत्तराखंड में कि पेपेन पपीता के कौन से भाग से प्राप्त करते हैं? जड़ों से करते हैं, अपरिपक्व फलों से करते हैं, या पत्तियों से करते हैं, तने से करते हैं? फलों से। तो ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल आएगा। अब उसमें लिखना आपको क्या? अब लिखो उसमें, लिखो चीरे की गहराई। फटाफट ही लिखना। आप एक पेज को 2 भागों में बांट लेना ऐसे, जैसे तुम जिस पेज पे लिख रहे हो वो ऐसे है, तो उसको 2 भागों में बांट लेना। कुछ पॉइंट इधर लिख लेंगे, कुछ इधर लिख लेंगे। ठीक है, शाबाश। लिखो चीरे की गहराई 3 mm, 3 mm।
चीरा लगाने का समय सुबह 6 से 9 बजे। चीरा लगाने का समय सुबह 6 से 9 बजे। चीरा लगाने का समय सुबह 6 से 9 बजे। फिर लिखो परिरक्षक। कौन सा परिरक्षक काम में लेते हैं? परिरक्षक, परिरक्षक, परिरक्षक वो है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट। लिखो परिरक्षक, उसमें लिखो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट। परिरक्षक है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट। आगे लिख लेना 350 ppm पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट। परिरक्षक लिखो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट 350 ppm। सुखाने हेतु तापमान, सुखाने हेतु तापमान 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड। सुखाने हेतु तापमान 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके। अब लिखो सर्वाधिक पेपेन। सर्वाधिक पेपेन वाली किसमें लिखनी है अपने को? सर्वाधिक पेपेन को5 और पूसा मेजेस्टी। सब लिख पा रहे हो ना? गुड। लिखो सर्वाधिक पेपेन को5 और पूसा मेजेस्टी। सर्वाधिक पेपेन को5 और पूसा मेजेस्टी। सर्वाधिक पेपेन को5 और पूसा मेजेस्टी। लिखो उत्पादन 200 से 250 ग्राम प्रति पौधा या प्रति वृक्ष। उत्पादन है पेपेन का 200 से 250 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से। अब लिखो नीचे तत्व, कौन से तत्व पाए जा रहे हैं? तो एंजाइम तो लिख दो पेप्सिन, और प्रोटीन इसके अंदर लिख दो 72.2%। एंजाइम तो लिखो पेप्सिन। प्रश्न आता है पपीता में कौन सा एंजाइम है? तो पेप्सिन। गुड। हो गया? पेप्सिन, पेप्सिन ही तो लिखा हुआ है, पेप्सिन ही तो है। प्रोटीन भी लिख लिया। अब लिखो उपयोग कि पेपेन का उपयोग क्या है, पेपेन किस काम में आता है। आजकल किसान काफी बेचते हैं पेपेन। पेपेन में समझने लगे अपने यहाँ, तो ठीक है। लिखो नीचे अब उपयोग में लिखो दवाई उद्योग में, दवाई उद्योग में, दवाई उद्योग में, च्युइंगम बनाने में। च्युइंगम, यू नो च्युइंगम, चिंगम मत लिखना, च्युइंगम लिखना। लिखो च्युइंगम। च्युइंगम का मतलब वो चबाने वाले, च्युइंगम। च्युइंगम बनाने में, चमड़ा उद्योग में, चमड़ा उद्योग यानी लेदर इंडस्ट्री। लिखो मांस को मुलायम करने में, मांस मुलायम, मीट इंडस्ट्री में मांस को मुलायम करने में, टेंडराइजेशन ऑफ मीट, मांस को मुलायम करने में। ठीक है। लिख लिया, शाबाश। अब देखो आगे। ओके बेटा, शाबाश। अब आप लोगों को लाइन खींच दो यूं, आडी लाइन। उसको पेपेन को बंद कर दो। पेपेन को बंद करने के बाद अब आपको नोट करके एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है जो एग्जाम में आने के चांस वाली। उसे कहते हैं सहोदर संगम। लिखो सहोदर संगम। सहोदर संगम बोले तो सिब मेटिंग। एक्चुअली क्या पपीता के अंदर अच्छे बीज उत्पादन के लिए ये ब्रीडिंग की नई तकनीक है, ब्रीडिंग की टेक्निक। पपीता के अंदर अच्छी ओजस संतति प्राप्त करने के लिए इनके अंदर इन ब्रीडिंग करने की टेक्निक है। मतलब सिब का मतलब था सिबलिंग, सिबलिंग मतलब बाई बैंड टाइप में। सहोदर का मतलब सहधन उदर, एक ही पेट से जन्मे हुए को सहोदर कहते हैं, सहोदर संगम। तो एक सेम पेरेंट्स की जो संतति होती है उनके बीच में क्रॉस कराते,
उससे पपीता में अच्छी संतति मेंटेन रहती है। ओजस संतति उत्पन्न करने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो ये एक ब्रीडिंग का मेथड है और ये एग्जाम के अंदर तुम्हारे आ सकता है कि भी सहोदर संगम किससे संबंधित है, तो पपीता से। इसके आगे लाइन लिखो, पपीता में ओजस संतति, पपीता में ओजस संतति प्राप्त करने हेतु, पपीता में ओजस संतति प्राप्त करने हेतु अपनाई जाने वाली, पपीता में ओजस संतति प्राप्त करने हेतु अपनाई जाने वाली तकनीक, पपीता में ओजस संतति प्राप्त करने हेतु अपनाई जाने वाली तकनीक। ब्रैकेट में बीज उत्पादन लिख लो, ये ओजस संतति प्राप्त करने वाला बीज उत्पादन से ही है। तो ये पपीता का बीज उत्पादन करना एक बहुत करोड़पति बनने वाला तरीका है, एक बिजनेस है। अगर पपीता के बीज बड़े महंगे मिलते हैं, मैं जो आपको बार बार वेरायटी बोल रहा हूँ, रेड लेडी 786, ताइवान, 10 ग्राम के पैकेट के रुपए लगते हैं 4000। कितने लगते? पपीता का जो 10 ग्राम गाइनोडायोसिस वेरायटी का पैकेट आता है, कितने रुपए का आता है? 4000 रुपए का आता है। 600-700 बीज आते हैं बस, उसमें से उगते 400 के बस, अंकुरण प्रतिशत थोड़ा कम होता है। तो पपीता की आजकल अच्छी खेती करना, अच्छे पौधे उगाना भी एक चैलेंज हो गया। तो कई लोग फोन भी करते हैं, हमारे उद्यान बाग में थे तो हम उनको खूब उपलब्ध करवाते थे। घर पे किसान रिस्क नहीं ले सकते। देखो, अगर जैसे कोई किसान है, घर पे ही पौधे उगाने की रिस्क ले लेते हैं कई बार। तो पपीता का बीज उगाना भी एक चुनौती। पपीता के बीज लगाने का जो सही टाइम हमारे यहाँ राजस्थान में है वो है फरवरी मार्च, फरवरी लास्ट और मार्च फर्स्ट, फरवरी का अंतिम सप्ताह और आधे मार्च के पहले 15 मार्च से पहले। अगर आप वैसे तो जून जुलाई में लगाते हैं, लेकिन जून जुलाई में लगाते हैं तो फिर क्या, सर्दियां जल्दी आती है तो पौधे छोटे रहते हैं, सर्दियों में तो पाले से मर जाते हैं। फिर अगर आप फरवरी मार्च में लगाते हो तो लगभग दिसंबर के आसपास फिर फलन चालू हो जाता है। दिसंबर जनवरी फरवरी में अच्छा फ्रूटिंग होती है। 9 महीने 10 महीने बाद में फलन चालू हो जाता है। तो एक साल के अंदर फसल लगभग साल 12 13 15 महीने में खत्म हो जाती है। तो ठीक रहता है, उससे लाभ मिलता है। तो अब क्या, घर पे उगाना पड़ता है उसको। अब उसको फरवरी मार्च में लगाएंगे तो उसके लगभग 1-2 महीने पहले घर पे उसको उगाना पड़ता है, ठंड के मौसम। तो इसका अंकुरण के लिए भी लगभग 30 डिग्री आसपास तापमान चाहिए। तो वो तापमान नहीं मिलता, 22-23 दिन लगते हैं बीज को अंकुरित होने में। तो कहीं किसान तो कहता है ये तो अब नहीं उगेगा, फेंक भी देते हैं, उसको पता ही नहीं चला इतने दिन लगेंगे उगने में। तो इसके लिए प्रोफेशनल नर्सरी वाले हैं, अपने राजस्थान में भी है, जैसे मध्य प्रदेश के नीमच में काफी है हमारे मिलने वाले। वो पपीता की नर्सरी के लिए ऑल इंडिया फेमस, गुजरात में भी है, औरंगाबाद में है, ऐसे महाराष्ट्र में कई लोग हैं। एक पौधे के रुपए लेते हैं 25 से 35-40 रुपए, एक पौधे की रेट है। वो सीधा पौधा देते हैं आपको और साथ में पूरी टेक्निक देते हैं। साल में 1-2 बार आपके घर पे भी आते हैं, फसल देखते हैं, ट्रीटमेंट लिखाते हैं पूरा। तो आप लोग भी करो। तो बीज अच्छे पौधे उनको दिलाना बहुत जरूरी है। अगर आपने पपीता के खराब पौधे दिला दिए तो किसान बर्बाद हो जाता है उसमें, क्योंकि पैसे बहुत लगते हैं। किसान के एक पौधा पड़ता है लगभग 40 रुपए का, कितना मान लो। अब मान लो उसके घर पे लाए तब तक 40 रुपए का पड़ गया। 1000 एक हेक्टर में तो 2500 पौधे चाहिए। कितने चाहिए? अब 2500 को तुम लोग जो है 40 से गुना कर लो, कितने रुपए होते हैं? 25 चौका 100 होते हैं, 1 2 3, 1 लाख रुपए के पौधे आ जाते हैं एक हेक्टर में। ये तो पौधे पौधे की बात हुई, सही नहीं है? तो पैसे लगते हैं हमारे, इसलिए क्या है कि दिक्कत आती है। इसलिए क्या, पपीता की अच्छी पौध कहीं से भी मंगाए तो जो प्रमाणित नर्सरी है वहीं से मंगाए, जिसकी पेट अच्छी हो समाज। अब लिखो रोग। रोग मेरे साथ में लिखें क्योंकि आधे रोग हमने पढ़े हुए। बस वो लाइन खत्म हो गई। सिप मेटिंग की एक ही लाइन याद रख। हाँ, तो उसके कोष्टक में लिखाया था ना। मतलब ये बीज उत्पादन की ही टेक्निक है, सिप मेटिंग जो है, यूं। ठीक है। अब लिखो रोग। पपीता के अंदर लगने वाले रोग जो हैं खास रहेंगे, ध्यान रखना। अब पपीता के अंदर लगने वाले रोगों में एक रोग जो हम पहले से जान रहे हैं उसको कहते हैं आर्द्र गलन। क्या कहते हैं? आर्द्र गलन। डंपिंग ऑफ कहते हैं। क्या कहते हैं? बताओ क्या नाम है उसका, कवक का? कवक से होता है। कवक का नाम लिखना है पीथियम अफेनिडर्मेटम। लिखो पीथियम
पीथियम, पीथियम अफेनिडर्मेटम, लिखो पीथियम अफेनिडर्मेटम। ये सीड बोर्न डिजीज, सॉरी सॉइल बोर्न डिजीज, ये सॉइल बोर्न मृदा जनित रोग है। डंपिंग ऑफ एक तरीके से मृदा जनित रोग है, मृदा जनित, मृदा जनित रोग है सॉइल बोर्न डिजीज। मृदा के अंदर इसके स्पोर पड़े रहते हैं, पौधे लगाते हैं, तो ये नर्सरी में ज्यादा होता है। ये बीमारी नर्सरी में ही होती है ज्यादा, ये पता आपने को? अरे ये पता है, तो ये नर्सरी अवस्था में ज्यादा होती है, नर्सरी में। पौधा जब छोटा होता है तभी ये प्रॉब्लम होती है, जिसको आर्द्र गलन कहते हैं। दूसरा रोग इसमें जो होता है गाइस, उसे हम लोग कहते हैं तनागलन, तनागलन, या उसको पदगलन भी कहते हैं, तनागलन या पदगलन। इसे कहते हैं स्टेम रोट, या इसको कहते हैं फूट रोट, स्टेम या फूट रोट। ये बीमारी बड़े पौधों में होती है, सेम इससे मिलते जुलते लक्षण होते हैं, तना खराब हो जाता है। इसमें तो पौधे छोटे नीचे गिर जाते हैं, सब तना खराब इसमें भी, तो लाइक छोटे पौधों में होता है। ये बड़ों में होता है, ये भी कवक से। इस कवक का नाम तुम्हें याद रहना चाहिए, फाइटोप्थोरा, फाइटोप्थोरा पाल्मीवोरा, फाइटोप्थोरा पाल्मीवोरा। ये फाइटोप्थोरा पाल्मीवोरा से नींबू वर्गीय फलों में गमोसिस भी होता है, सिट्रस गमोसिस। ये सेम ही कवक है, इसमें आपका तना सड़ने लगता है। तो पौधा रहता है, वो पौधे का जो तना रहता है नीचे से वो सड़ने लगता है, ऐसे बढ़िया से सड़ता है और फिर खराब है बढ़िया सड़ता है, मतलब सड़ने लग जाता है, तो फिर तना खराब हो जाता है, डंपिंग ऑफ। इसी कवक की वजह से नींबू वर्गीय फलों में कौन सा रोग होता है? गमोसिस रोग होता है। शाबाश, गुड। चलो आगे बढ़ो बेटा, गुड, सही कर रहे हो तुम लोग। ये दो रोग हो गए। अगली बीमारी लिखो इसमें। अब सबसे मुख्य रोग की बात कर रहे हैं अपन, जिसका नाम है माथा बंधना या लीफ कर्ल वायरस। पपीता के अंदर लीफ कर्ल वायरस सबसे खतरनाक होता है बेटा, ध्यान रखना। वायरस लिख रहा हूं, वायरस, लीफ कर्ल वायरस। पर्ण कुंचन, क्या कहते हैं इसको? पर्ण कुंचन। दोने के जैसे पत्ते हो जाते हैं और ये बहुत जल्दी फैलता है, और इससे पूरा खेत का खेत। किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वालों में लीफ कर्ल वायरस पहले नंबर पे। तो पपीता का सबसे खतरनाक रोग कौन सा होता है? लीफ कर्ल वायरस। ये वायरस लिखा है, देखो है ना, वायरस का कोई इलाज नहीं आज दिन तक, वायरस का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। इसको फैलाता है सफेद मक्खी, इसका वाहक कीट है सफेद मक्खी। तो इसको फैलाता है गाइस सफेद मक्खी। नॉर्मल वाली सफेद मक्खी फैलाती है, जिसको कहते हैं अपन बेमेसिया टेबेसी। सफेद मक्खी को कहते हैं बेमेसिया, बेमेसिया टेबेसाई या बेमेसिया टेबेसी। बेमेसिया टेबेसाई सफेद मक्खी का नाम है जो इस रोग को फैला रही, ठीक है। फाइटोप्थोरा पाल्मीवोरा, आधा फल लिखा है, फाइटोप्थोरा पाल्मीवोरा। फाइटोप्थोरा पाल्मीवोरा। ओके। अब एक रोग जो हम कल पढ़ रहे थे, उसी रोग पे हम वापस चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम था पपाया रिंग स्पॉट वायरस। पपाया रिंग स्पॉट वायरस, शॉर्टकट में क्या बोल रहे थे? पपाया रिंग स्पॉट वायरस, या कई बार मोजेक भी लिख लो साथ में, मोजेक वायरस। तो वायरस है मोजेक वायरस, ठीक है ना, मोजेक वायरस या ये वायरस लिखा हो, मोजेक वायरस या वायरस। इसको फैलाता है एफिड, इसका वाहक होता है एफिड। एफिड को बोलते हैं माइजस पर्सिकी, माइजस पर्सिकी, आराम से लिखो माइजस पर्सिकी। इसमें से सबसे खतरनाक वाली बीमारी है लीफ कर्ल वायरस, और नर्सरी वाली है डंपिंग ऑफ, ठीक है, डंपिंग ऑफ। डंपिंग ऑफ वाले कवक का भी आ सकता है।
ओके गाइस, अभी किस किस के छूट रहा? और माइजस पर्सिकी एफिड का नाम है, ठीक है। इस एफिड का नाम है माइजस पर्सिकी, ठीक है। और सफेद मक्खी का नाम है बेमेसिया टेबेसी या टेबेसाई। पपीता में ज्यादातर ये कीट लगते हैं, फ्रूट सकिंग इंसेक्ट जितने भी होते हैं या सकिंग इंसेक्ट जितने भी हैं, चूसने वाले, रस चूसने वाले, रस चूसक कीट बोलते हैं इनको। रस चूसक कीट में क्या क्या आता है? सफेद मक्खी है, एफिड है, जेसिड है, थ्रिप्स है, ये सब आते हैं। रस चूसक कीटों का इलाज बताओ। पहले यहां तक रोको, फिर बताता हूं। यहां तक लिख लिया सबने? जो रस चूसक कीट होता है उनका ट्रीटमेंट बताता हूं तुम्हें। क्या भाई है? हाँ, डाइमिथोएट भी लेते हैं काम में, ठीक है, शाबाश। मेरी बात को सुन रहे हो सब? ये किसके छूट रहा? पहले हाथ खड़ा करो। कितनी देर लिखोगे बेटा? और बोलो। डंपिंग ऑफ पीथियम अफेनी डर्मेटम, तनागलन फाइटोप्थोरा पाल्मीवोरा, लीफ कर्ल वायरस कौन फैलाता है? बोलो। मोजेक वायरस या पपाया रिंग स्पॉट वायरस कौन फैलाता है? अब एक चीज सुनना, ये हमेशा के लिए याद रखनी, ठीक है। जो कुछ भी अभी बता रहा हूं वो हमेशा ऑल है। यूट्यूब थोड़ी चलाना था, चलो गूगल चल गया, ठीक। देखो, एक तो है एफिड इंसेक्ट, एक तो है एफिड। क्या है? ये सभी जो भी कीट मैं बता रहा हूं सारे के सारे, इधर देख ले इसको, बोल इधर देख। ये कौन सा कीट? एफिड है। और ये बहुत छोटे होते हैं। जब आप कपास के पौधे को ऐसे हिलाते हो ना तो बहुत सारे छोटे 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 मच्छर उड़ते हैं, बिल्कुल माइन्यूट। एक एक को देख नहीं सकते हो, दूर से यूं पहचान नहीं सकते, बिल्कुल पास में माइक्रोस्कोपिक टाइप। ये क्या दिख रहा है तुम्हें? एफिड। तो इस प्रकार से होते हैं छोटे 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 एफिड। एक तो है एफिड। क्या है? एफिड। एक छोटी इसी तरीके से छोटा कीट है, उसको बोलते हैं व्हाइट फ्लाई। क्या कहते हैं? सफेद मक्खी जिसको कह रहे हैं, व्हाइट फ्लाई। व्हाइट फ्लाई, ये भी बिल्कुल छोटी होती है, सफेद मक्खी होती है, बिल्कुल छोटी होती है, दिखती नहीं है दूर से पत्तियों को। ये भी ये जो भी कीट बता रहा हूँ सारे रस चूसक कीट है। क्या है? सकिंग पेस्ट बोलते हैं। बिल्कुल छोटी छोटी मक्खी होती है इस प्रकार से, तो अपने को यूं दूर से लगता है लेकिन दिखती नहीं है, बिल्कुल छोटी सी। यूं उसको पेड़ को हिलाते हैं तो बहुत सारी छोटी 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 कीड़ी जितनी की होती, ठीक है, कीड़ी से भी छोटी। नेक्स्ट इज थ्रिप्स। वो भी ऐसे ही होते हैं सेम, थ्रिप्स इंसेक्ट। थ्रिप्स भी छोटा है, ये भी उसी प्रकार से होता है। तो इनमें 19-20 का फर्क होता है, बाकी ये इस तरीके से। थ्रिप्स भी रस चूसने का काम करता है, ओके। और एक है जेसिड, जिसको हम लीफ होपर भी कहते हैं। जेसिड लिख रहा हूं, क्या लिखा जा रहा है? जेसिड इंसेक्ट। ये भी छोटा होता है, बिल्कुल माइन्यूट होता है। तो 4 इंसेक्ट मैंने आपको बता दिए। क्या क्या बताया मैंने? थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, एफिड और जेसिड। अब ये जो 4 कीट मैंने आपको बताए हैं, इनका काम होता है रस चूसना। क्या काम होता है? तो अपन एक बार चेक करते हैं। जैसे ये कोई भी प्लांट बना दिया, ठीक है, ये कोई भी एक प्लांट बनाया मैंने, समझने के लिए बना रहे हैं खाली, ठीक है। इसकी पत्तियों पे बैठेंगे, किसी भी कोमल भाग के ऊपर बैठेंगे और ये यहाँ से जो है रस चूस लेंगे। अब इनके जो मुखांग होते हैं, जैसे मान लो ये एफिड है। क्या है गाइस? ये कोई भी एफिड है, मान लो एफिड है, व्हाइट फ्लाई है। अब इनके अंदर जो मुखांग होते हैं ना, मुखांग, ये मुखांग होते हैं चुबोने चूसने वाले। कौन से होते हैं? जितने, जैसे इसमें मॉस्किटो भी आता है, मच्छर। पियर्सिंग सकिंग टाइप कैसे होते हैं? पियर्स का मतलब चुबोना और चूसने वाले। मुखांग कीटों के मुखांग भी होते हैं, अलग अलग प्रकार के मुखांग होते हैं, माउथ पार्ट बोलते हैं उनको।
तो ये भी एक एंटोमोलॉजी में एक वर्गीकरण आता है कि मुखांक के आधार पर वर्गीकरण। तो उनमें ये जो सकिंग पेस्ट है इनका होता है चूसना चुबाना। क्या होता है? सॉरी, चुबोना चूसना। कैसा है? पियर्स करना और चूसने टाइप के। अब ये कीट क्या करते हैं, ये जहां पर भी बैठते हैं वहां से रस चूसते हैं, फिर दूसरे कीट पर, दूसरे पौधे पर बैठते हैं, ऐसे उड़ते रहते हैं इधर उधर। तो इससे वायरस फैलता है। क्या होता है? जैसे पौधे के ऊपर कोई भी वायरस लग गया। अब वायरस का कोई इलाज है नहीं, आज दिन तक वायरस का कोई भी इलाज नहीं। तो जिस किसी भी खेत में वायरस लग रहा होता है तो हम वहां पे इसको फैलाने वाले कीड़ों को मारते हैं। अब इनको फैलाने वाले कीटों को मारने के कई तरीके होते हैं। जैसे कई प्रकार के इंसेक्टिसाइड होते हैं, कोई कॉन्टेक्ट होते हैं। जैसे कई बार कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड कि कीड़े के ऊपर पड़ेगा तो ही वो मरेगा, मतलब कीट के अगर वो इंसेक्टिसाइड अड़ेगा तो कीट मरेगा। ये बात किसानों को पता रहती है, लेकिन आजकल कई चीजें किसानों को पता नहीं। आजकल के इंसेक्टिसाइड आ रहे हैं सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड। कैसे आ रहे हैं? हाँ बोलो, सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड। सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड किसे कहते हैं? सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड को हमेशा पौधे पे छिड़का जाता है। किस पे छिड़का जाता है? इसको, लेकिन किसानों को बात नहीं पता है। किसान क्या करते हैं कि कीट को ढूंढ ढूंढ के छिड़कने की आदत पड़ी उनकी, कि जिधर ज्यादा कीट उड़ रहा है उधर छिड़को उधर छिड़को, ऐसे किसानों को रहता है। लेकिन फार्मर को यह सलाह दी जाती है इसमें कि जो भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है उसको आप पौधे पे छिड़केंगे। कहां पे छिड़केंगे? पौधे के किसी भी भाग पे छिड़को, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे पौधे के शीर्ष भाग पे छिड़का तो पौधे के सिस्टम में जाएगा, वो पहले किधर जाएगा? पूरे पौधे के अंदर इंसेक्टिसाइड चला गया। अब कोई भी कीट इसका रस चूसेगा ना तो वो रस इसके पेट में जाएगा और फिर कीट मरेगा। मेरी बात को समझे? सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड किसको कहते हैं? सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का मतलब है कि वो प्लांट के सिस्टम में गया पहले। अब आपने पत्तियों पे छिड़का तो उससे कोई लेना देना, उससे कीट से ऐसा नहीं भी कीट जहां ज्यादा उड़ रहे वहां छिड़को, इसको प्लांट पे छिड़केंगे। अब वो प्लांट के सिस्टम में चला गया। अब कीट चाहे ऊपर बैठे चाहे कहीं पर भी बैठे, रस चूसे, वो रस इसके अंदर, वो जहर इसके पेट में गया, उसके बाद में वो काम करे। इसको बोलते हैं सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड। क्या कहते हैं? तो रस चूसक जितने भी कीट हैं, जितने भी रस चूसक कीट हैं गाइस, रस चूसक कीट जैसे कि एफिड, जैसे कि एफिड को बोलते हैं मोइला चेपा, जैसे थ्रिप्स, जैसे कि थ्रिप्स, सफेद मक्खी, सफेद मक्खी, और जैसे कि मैं ही दिमाग लगाऊंगा तुम एक आधा बोल दोगे, जैसिड। और भी इसके अंदर छोटे मोटे और कीड़े होंगे। अब इनका कंट्रोल, इनके कंट्रोल में, क्योंकि ये एक्चुअली वायरस को फैला रहे हैं ना, तो हम एक्चुअली यहाँ ट्रीटमेंट जो पढ़ रहे हैं वो वायरस का ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं ताकि वायरस फैले नहीं। तो इसके लिए दवाइयां लिख रहा हूं, एक दो याद रखना। एक दवाई लिख रहा हूं यहाँ पे, एसिटामिप्रिड। क्या लिख रहा हूं? हाँ, एसिटा, एसिटा रे एसिटा। चलो उससे पहले दूसरी वाली लिख दो, इमिडा क्लोप्रिड। क्या लिख रहा हूं? बोलो, इमिडा क्लोप्रिड 17.8 SL। क्या है ये? एक तो दवाई है इमिडा क्लोप्रिड, ये बाजार में आपको मिलेगी कॉम्फिडोर के नाम से। किस नाम से? एक तो ये कॉम्फिडोर मिलती, एक मिलेगी ये एडमायर के नाम से। किस नाम से? एडमायर के नाम से मिलती। एक और भी मिलती गोचो, गोचो के नाम से भी मिलती है, जिससे हम दीमक लग रही है कुछ लोग तो बीज उपचार करते हैं। क्या करते हैं? इसकी मात्रा काम में लेनी है आपको 0.5 ml प्रति लीटर, यानी एक टंकी में 7 से 8 ml। कितना लोगे? 15 लीटर की टंकी में 7 से 8 ml लेना। एक दवाई और लिख रहा हूं, थायोमिथोक्साम। क्या है? बोलो, थायोमिथोक्साम, थायोमिथोक्साम, मिथोक्साम। ठीक ठीक लिख दिया, कोई बात नहीं। थायोमिथोक्साम दवाई मार्केट में मिलती एक्टारा के नाम से। किस नाम से? एक्टारा हो गया, जैसे जैसे इसका नाम हो गया क्रूजर। क्या नाम है? ये अच्छी कंपनियों की दवाई है जो इस नाम से मिलती है। इसकी भी मात्रा लगभग वही है। यही दवाई अगर मैं ऐसे लिखूं तो 7 से 8 ml प्रति टंकी, यानी प्रति 15 लीटर। बात वही होगी नहीं होगी? अरे बात तो वही होगी, मात्रा तो। सफेद मक्खी के लिए खासकर दवाई आती है एसिटामिप्रिड। क्या आती है? एसिटामिप्रिड। एसिटामिप्रिड भी काम में ले सकते हो, ये खाली सफेद मक्खी के लिए अच्छा काम करती है। ये खासकर कंट्रोल करती है व्हाइट फ्लाई, सबको करती है लेकिन व्हाइट फ्लाई के लिए सबसे बढ़िया बता रहे हैं इसको।
अब किसी भी मिर्च में लग रहा वायरस, क्या लग गया, मिर्च में बहुत लगता, मिर्च का भी ये लीफ कर्ल वायरस खास कर। तो वायरस का इलाज है सबसे पहला संक्रमित पौधे को नष्ट करना। जैसे किसी किसान का शुरू शुरू में दिखाई भी पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ रही हैं, ऐसा हो रहा, माथा बंध रहा है, माथा बंधना बोलते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, उन पौधों को उखाड़ेंगे और उनको जलाएंगे या गाड़ देंगे, पहला उपाय। और बचे हुए पौधों पे दवाइयों का छिड़काव करेंगे ताकि और फैलाने वाले कीड़े नहीं रहे उसमें। यही तोड़ है, इसके अलावा और कोई वायरस का इलाज ये लिखना है तो। देखो, रस चूसक कीटों का नियंत्रण, ये मैंने कोई छोटी बात नहीं बताई तुम्हें। अन्य में लिख लो ऐसे गोलमाल करके। और भी जैसे कौन वो भी ले सकते हैं, तुम कह रही थी ना कौन सी दवाई बता रही थी तुम, रोगोर, डाइमिथोइड रोगोर आती है, तो रोगोर भी इनमें काम करती है इसमें। रस चूसक कीटों को बोलते हैं सकिंग पेस्ट। मोजेक में वो उसी में लिखना, मोजेक में रिंग स्पॉट में वही लाइन थी, ठीक है। क्या हमने कुछ पढ़ा, नहीं पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा। चलो चलो आगे बढ़ो फटाफट। अभी तक मैंने तुम्हें जो भी बोला ना लास्ट के 5-7 मिनट में, तुम कृषि प्रयोगशाला बन जाओ तो इतना भाषण दे देना बस, ठीक है। उनको बोलना, क्योंकि बोलना ही पड़ेगा हमेशा। तो कृषि प्रयोगशाला बन गए तो कोई भी एक टॉपिक ऐसा तैयार कर लो जो हमेशा कहीं भी अटके मौके, अधिकारी बैठे हो तो भी काम आए, किसान बैठे हो तो भी काम आए। तुम्हें हमेशा कोई न कोई कुछ न कुछ बोलना रहता है, तो कोई भी टॉपिक तैयार कर लो। सोइल हेल्थ कार्ड तैयार कर लिया, कुछ नहीं होता है, एक बार बोलना सीख गए तो फिर कुछ ही बोलो। क्या बोला बेटा, है वानस्पतिक नाम तुम अगर किसानों के सामने बोलोगे तो किसान तुम्हें कुटेंगे पकड़कर। किसानों के सामने ऐसी भाषा का प्रयोग करो जो उनके समझने लायक हो, इसी में तो तुम्हारी मास्टरी है। लीप होपर को बोलते हैं जेसिट। ये तो वो तो दवाई की वो लिख दी उससे, SL है 0.5 ml प्रति लीटर। ये पहली वाली लाइन में इमिडाक्लोपिड में, कॉन्फिडोर और एडमायर के नाम से मिलती है इमिडाक्लोपिड, और थायोमिथोक्साम मिलती है एक्टारा क्रूजर, ये बड़े ब्रांड के नाम है भाई। और भी दवाई, ये जरूरी नहीं कि ये दवाई इसी नाम से मिलती है, खाली ये तो ये कंटेंट याद रख लो, तो और मार्केट में कहीं नाम से और मिलती है, अलग अलग कंपनियां नए नए नाम है। सोर्बिटोल तो शुगर होती रहे, सोर्बिटोल इज ए शुगर, वो एप्पल में होती है, सोर्बिटोल शुगर एप्पल में पाई जाती है, ठीक है। अब मत लिखना वापस सोर्बिटोल को। चले आगे। अब लिखो कंफ्यूजिंग वेराइटीज। आजकल अपन देखते हैं कहीं, जैसे कहीं कोचिंग में जो है कोई टीचर पढ़ा रहा, उनके वो अलग अलग शॉर्ट्स वायरल नहीं होते क्या। पहले धीरे धीरे वो राजवीर सर थे, अच्छा पढ़ाते थे राजवीर सर, एक जीके पढ़ाते हैं स्प्रिंग बोर्ड में। तो तो उनका तो देखो लेवल भी था। एडमायर के आगे है, एडमायर के आगे कुछ भी नहीं है, कॉन्फिडोर, कॉन्फिडोर। तो उसमें क्या है कि वो जो भी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं क्लास में, तो वहां के इंस्टीट्यूट वाले भी ऐसा करते हैं, उसको भी शॉर्ट बना के वायरल करने देते ताकि टीचर फेमस हो।
अपने यहाँ कितने ही बेच पढ़ाए अपन ने, अंडरस्टैंड पढ़ा दिया, अच्छी अच्छी बातें खूब बोल रखी है लेवल की, खूब बोली पहले, अच्छे खूब बेच पढ़ाए, अभी 15 बेच तो सुपरवाइजर के पढ़ा दी, बाकी तो पढ़ाए जो पढ़ाए। तो अब वहां पे क्या है कि उससे नहीं होता ना, शायरी वायरिया तो कोई दिखे, शायरी तो अपने खूब ही आती। अब लिखो कंफ्यूजिंग वेराइटीज। थर्ड है एसिटामिप्रिड, एसिटामिप्रिड, ये भी दवा, इस ये भी दवाई एक, ये तीन दवाइयां लिखी नहीं यहाँ। एग्जाम के लिए कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट, लेकिन ये है बहुत काम की चीजें। ये जो भी लिखा है ना, तुम्हारे गांव में तुमसे पूछेंगे कि कृषि की पढ़ाई कर रहे हो, कृषि में कोई दवाई तो बता दो, तुम्हारी आज भी ऐसी औकात नहीं है। मेरी बात मानो, शर्म की बात है। तुम एग्रीकल्चर में इतने पढ़ लिए, आज भी तुम्हारे में से कितने लोगों की ऐसी स्थिति है कि तुमसे कोई फार्मर पूछे तुम्हारे गांव का, अरे यार एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहा, बीएससी कर रहा, होशियार हो गया, मेरे मिर्च में रोग लग रहा, दवाई तो बता दे। कितने लोग दवाई बताने की स्थिति में हो आज? नहीं हो ना, तो ये कितनी शर्म की बात। तो अब ये तीन तो बता पाओगे एक बार? ये तीन बता देना, लेकिन दवाई की मात्रा ध्यान रखना, ठीक है? ये मात्रा इसीलिए लिखी मैंने। हाँ। अब लिखो कंफ्यूजिंग वेराइटीज। कंफ्यूजिंग वेराइटीज, कंफ्यूजिंग कुछ कैसी किस्में हैं जो कंफ्यूज करने वाली हैं। कंफ्यूजिंग वेराइटीज, कंफ्यूजिंग वेराइटी में सबसे पहले लिखो, पपीता के अंदर एक वेराइटी और लिखनी थी, सुनो, गाइनोडायोसिस में। वो वेराइटी यहां लिखा रहा हूं, वहां भी लिख देना। उस वेराइटी का नाम है अर्का प्रभात। लिख दी ना यार? लिख दी थी ना? ठीक, फिर ठीक। अर्का प्रभात लिखो, अर्का प्रभात, और एक लिखो पंत प्रभात। अर्का प्रभात, पंत प्रभात, अर्का प्रभात, पंत प्रभात। अर्का प्रभात तो पपीता की है, और पंत प्रभात अमरूद की वैरायटी। बेटा शाबाश, लिखो पंत प्रभात अमरूद। अगली वैरायटी लिखो, एक वैरायटी है कूर्ग हनी ड्यू, कूर्ग हनी ड्यू पपीता की वैरायटी है, और खाली कूर्ग है संतरे की। कूर्ग वैरायटी है संतरा, संतरा, ठीक है? फिर है कुछ वैरायटी और, एक वैरायटी लिखो अर्का सूर्या या सूर्य, अर्का सूर्या या सूर्य पपीता, और एक है पूसा सूर्या। बताओ किसकी है पूसा सूर्य? आम की किस्म। पूसा सूर्या आम की एक सिलेक्शन से डेवलप की गई वैरायटी। आम, क्या बोला मैंने? डेवलप ही तो बोला, क्या बोला था? डेवलप बोला था। तो डेवलप को डेवलप नहीं बोले तो क्या बोले? उस वैसे उसको बोलते हैं डेवलप, क्या बोलते हैं? डेवलप, डेवलपमेंट क्या कहते हैं रे? अंग्रेजी तो तुमको ज्यादा आती है मेरे से। डेवलपमेंट, ऐसा तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट, इन सब का शब्दों का उच्चारण अलग होता है, अपने को तो कुछ नहीं आता। हिंदी मीडियम वाले तो नहीं पढ़ते हैं अंग्रेजी को। सो द इंग्लिश का एक एक्सेंट होता है, एक प्रोनाउंसिएशन होता है। प्रोनाउंसिएशन को प्रोनाउंसिएशन कहते हैं अंग्रेजी वाले, क्या? तो प्रोनाउंसिएशन, बोलो प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। जैसे अपन बोलते हैं ना हाउ आर यू, हाउ आर यू बोलते हैं ना, तो उसका जो सही उच्चारण कैसे होता है? जैसे पंखा चल रहा है, हवा आ रही है, तुम्हारे तक आ रही, कहां तक आ रही?
हाँ, बोलो हाउ आर यू, बोलो हाउ आर यू, हाउ आर यू। तो ये इसका सही उच्चारण होता है हाउ आर यू। क्या बोलते हैं इसको? हाउ आर यू। ऐसे हम बोलते हैं हाउ आर यू, ऐसे बोलते हैं। चलो, अब लिखो नेक्स्ट फ्रूट। अब पढ़ने वाले हैं बेटा, लिखो अमरूद। अब लिखो अमरूद यानी गुआवा। अब लिखो अमरूद या गुआवा। ओके, ये बात कौन कर रहा है? आजकल अमरूद की खेती भी अपने यहाँ राजस्थान में भी खूब होती है, ऐसी बात नहीं है। तो अमरूद पढ़ेंगे अब। तो अमरूद के बारे में मेरे साथ में इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन लिखेंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन लिखो, बोटनिकल नाम लिखो। इनको बाहर बिठाऊं और क्या करूं? एक आधे को कचरे के जैसे क्या कर रहा हूं? है बोटनिकल नेम लिखो, सीडियम गुआ जावा। सीडियम गुआ जावा लिखो, सीडियम गुआ जावा। अंग्रेजी में पी साइलेंट रहता है, ऐसे लिखते हैं इसको ना, सीडियम, सीडियम गुआ जावा, सीडियम गुआ जावा। फिर लिखो फैमिली यानी कि कुल। कुल होता बेटा मिर्टेसी। जामुन का भी होता है मिर्टेसी, जामुन का भी होता है मिर्टेसी। गुणसूत्र संख्या होती है 22। उत्पत्ति स्थल तुम्हें नहीं पता इसका? मैक्सिको या उष्ण अमेरिका, मैक्सिको या उष्ण अमेरिका, ट्रॉपिकल अमेरिका, उष्ण अमेरिका। उष्ण अमेरिका, ठीक है। बोटनिकल नेम, फैमिली एंड उत्पत्ति। फिर लिखो इसका फल प्रकार। फल प्रकार इसका भी होता सरस बेरी। इसका फ्रूट टाइप भी गाइस सरस या बेरी ही होता है, सरस बेरी। लिखो खाने योग्य भाग। हाँ, खाने योग्य भाग पेरिकार प्लस थैलेमस। बस ये चीज अपने को आती है पहले से, ये इंपॉर्टेंट भी। पेरिकार प्लस थैलेमस, पेरिकार्प प्लस थैलेमस। ओके, है डन। अब इसके कुछ अन्य नाम लिखो। इसके अन्य नाम बड़े खास वाले हैं। इसके अन्य नाम से इसको बोलते हैं एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स, उष्ण कटिबंधीय सेब। उष्ण उष्ण कटिबंधीय सेब, उष्ण कटिबंधीय सेब बोले तो एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स। इसको कहते हैं एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स। अंग्रेजी भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ही है इसकी, ठीक है। एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स, उष्ण कटिबंधीय सेब, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स। एक नाम तो ये, एक नाम तो ये। दूसरा लिखो गरीब का सेब, गरीब का सेब यानी कि एप्पल ऑफ या पुअर मैंस एप्पल, पुअर मैंस, पुअर मैंस एप्पल। मैंने आपको जब पढ़ाए थे अन्य नाम तब एक बात बोली थी कि अगर गरीब के सेब में अमरूद ऑप्शन में नहीं हो तो बेर करना। अगर गरीब का सेब प्रश्न आ जाए और अमरूद ऑप्शन में नहीं हो तो क्या करोगे? बेर करोगे, नहीं तो अमरूद करना है, ठीक है। यहां तक हमने पढ़ ली, ये चीजें पढ़ी हुई है पहले, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। अब लिखो सामान्य जानकारी। आराम से लिखो ना, कोई बात नहीं। पहले ये वाला मैटर लिख लो। जो पढ़ाया जा रहा है उसको अगर याद नहीं करते हो तो तुम पछताओगे, ठीक है। डेली का डेली याद करो और फ्री रहो। मैंने तुम्हें बोला था सुपरवाइजर सारे यहीं से बनने चाहिए,
अपने इंस्टीट्यूट के सब सुपरवाइजर बन गए, पता चला कि सब के सब सुपरवाइजर हैं। बन सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात तो नहीं भाई। 60 क्वेश्चन तो आएंगे एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। तो हॉर्टिकल्चर में तो वारंटी तो मैं ले रहा हूं, 20 में से 18 तो मान ही लो। वैसे तो 20 के 20 ही आएंगे, लेकिन अगर किस्मत खराब भी रही तो 18 मान लो, तब तो मजा नहीं, तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। देखो तो वो तो आ जाएंगे, देखना। फिर भूल चूक लेनी देनी, लेकिन इतना आने चाहिए, मतलब एग्रोनॉमी में भी आ जाएंगे, एनिमल में भी आ जाएंगे। तो 60 तो ये है क्वेश्चन, ठीक है। फिर है 25, 25 तो है जीके के और 15 हिंदी के। देखो कलाकार उसको बोलते हैं जिसका मतलब जिसका लेवल हो, मानसिक स्तर पर लेवल हो। आत्मविश्वास नाम की भी चीज होती है। देखो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि मतलब एक तो अंधविश्वास मुक्त जीवन। अंधविश्वास मुक्त का मतलब फालतू के दिखावे से दूर, रैंक के पीछे नहीं भागना चाहिए किसी। रैंक एक बाई प्रोडक्ट क्या है, रैंक रैंक तो आपके कुछ करने से रैंक नहीं बदलेगी। प्रयास पे ध्यान दो। कोई भी अभिक्रिया के अंदर उसको शुरू वाले को क्या बोलते हैं, अभिकर्मक। स्टार्टिंग में जो चीज होती है, आप मेहनत पे ध्यान दोगे ना, तो रैंक तो अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। तो एक एक इसमें आप लेंगे सन्यासी जीवन क्या हो सकता है। सन्यासी जीवन का मतलब क्या है, 1 सेकंड बताता हूँ, 1 मिनट का टाइम ही बचा है। सन्यासी जीवन का मतलब मैं जो बता रहा हूं वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। 2025 का नया साल भी लग गया, ठीक है। सन्यासी जीवन का मतलब यह है कि लालच मुक्त जीवन क्या है, लालच मुक्त जीवन, दिखावा मुक्त जीवन, और एक तरीके से यूं मन गए अपन सन्यासी टाइप। इसका मतलब समझना 1 सेकंड के लिए। मतलब हमें रैंक लाने का लोभ नहीं है। आदमी के नेगेटिव इसलिए होते हैं कि उसके मन में लालच है कि 4 प्रश्न और करूंगा तो रैंक अच्छी आ जाएगी। मेरी बात सुनो, हमारे अंदर ये है कि भाई पिछली बार ये तो 10-20 क्वेश्चन और कर लेता हूँ तो आधे पर्दे सही होंगे तो हिसाब बराबर हो जाएगा। मन में वो गणित चलती रहती कि 20 तुक्के लगाए 5 सही हो गए तो भी 1-2 नंबर तो बढ़ ही रहे। वो गणित चलती कई बार। तो हमें क्या करना है, जैसे हमें एक तो एक होता है पीयर प्रेशर। क्या होता है पीयर प्रेशर का मतलब, अगर मेरा नंबर आज मेरा साथी क्या सोचेगा, नहीं से क्या होगा, नहीं से। तो आपको ऐसा बनना है कि तुम खुद कितना तुम्हें आता है कितना नहीं आता है उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। अगर तुम्हें नहीं आता है, तुम जो ऊपर ऊपर से पढ़ पढ़ा के एक आधी बार रैंक लिया है, तो अल्टीमेटली तुम्हें नुकसान भुगतना पड़ेगा। मतलब आज से यूं करना है आपको कि एक तो कोई लालच नहीं, एक कोई भी दिखावा नहीं। तुम्हारे अंदर इतना आत्मविश्वास है कि माना कि 100 क्वेश्चन आए पेपर के अंदर, तुम चाहते तो तुम 70 कर सकते थे, लेकिन तुमने किए 45। कितने किए, तुमने एक प्रयोग किया। चलो इस बार एक प्रयोग करते हैं। 45 70 तुम करते तो तुम्हारे 25 नेगेटिव होते या 15 नेगेटिव होते, मान लो 15 नेगेटिव होते, 45 किए तो तुम्हारे 5 ही नेगेटिव हुए। तो तुमने ये प्रयोग करके देख लिया कि मेरे को आ रहे थे वही कर रहा हूं, क्या समझे। तो ये तुमने एक्सपेरिमेंट किया कि तुमने क्या सीखा। जो तुमने एक्सपेरिमेंट किया है वो तुम ही जानते हो कि तुम्हारा क्या लेवल था, फिर भी तुमने कम किए। तुम 70 तुम भी कर सकते हो तो 10-15 रैंक ऊपर आ जाती है, उससे क्या फर्क पड़ता। भाई अभी तो लर्निंग स्टेज है ना, अभी तो तुम पूरा साल प्रयोग कर सकते हो। तो प्रयोग खुद करने के बाद जो खुद सीखते हैं उसकी तो कोई कंपटीशन उसका नहीं होता, फिर उसका लेवल आगे चला जाता है। मेरी बात तो समझ रहे हो। तो हमें किसी को रैंक लगा ला के दिखाना नहीं, हमें खुद पे काम करना। सीधी सी बात है। मेरी बात को समझ रहे हो। संधि नहीं आती उसमें, मेरे दोस्त को संधि आती मेरे को नहीं आती। अब तेरे दोस्त को आती उससे तुम्हें क्या लेना दे, तुम्हें भी तो आएगी तो ही बात बनेगी। और हर व्यक्ति जितना हिंदी अच्छी सीख सकता है उतनी अंग्रेजी भी सीख सकता है, जीके में भी लेवल हो सकता है। बस रुचि की बात क्या है, इंटरेस्ट। मतलब जो वो कृष्ण भगवान वाला जो मंत्र है ना, उसको अप्रत्यक्ष रूप से बता रहा हूं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन वाली बात, कि आप कर्म करो, फल एक बाई प्रोडक्ट, एक उत्पाद है जो कि अपने आप मिलेगा, ये गारंटेड है। लिखा दो कहीं कागज पे। अगर मैं जो कह रहा हूँ वो करने लग जाओ, सिलेक्शन इसमें नहीं है तो और बड़ी नौकरी में होगा, गारंटेड। समझ रहे हो, लेकिन होगा जरूर। गलत कह रहा हूं। ताली बजाना अलाउ नहीं है पागल। आज के बाद ताली ऐसे बजानी, कैसे,
करो, देख सब ऐसे करो। आज के बाद में जब भी ताली बजाने वाली फीलिंग आए तो कैसे करना है, ऐसे करना है। उससे क्या आवाज भी नहीं होगी और फीलिंग भी एक्सप्रेस हो जाएगी। अरे पैर ठीक हो गया अब। बेटा अब पैर ठीक हो गया। अभिषेक अब पैर पैर में आराम हो गया अब। ठीक है।